नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना कक्षा 11 का सिलेबस ज़रूर देखा है। सिलेबस आपने समझ लिया कि क्या आपको इस वर्ष पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो कक्षा अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक का जो पाठ्यक्रम है आपको जो पढ़ना है, उनको क्रम वाइज मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक हर अध्याय के शुरुआत में ही उसका PDF उपलब्ध होगा एप्लीकेशन पर। आप उस PDF को, वो कंप्लीट PDF होगा उस अध्याय का, उस PDF को, सिंगल PDF है, उस PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिए और उसको अपने सामने रख लीजिए। या अगर आप प्रिंट आउट नहीं करा सकते हैं तो अपने मोबाइल से उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एक कॉपी उसकी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया जाएगा, ठीक है, लिखवाए कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि PDF उपलब्ध है। PDF से आप उसको पढ़िएगा। अध्याय 1 जो आता है आपका कक्षा 11 का है, वो है सजीव जगत। हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे अध्याय 1 की। अब देखिए, जो नई NCERT आई है उनमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे सजीव निर्जीव के बीच का अंतर, वो सब हटा दिया गया है। तो आपको जो नया सिलेबस है वही आपको पढ़ाया जाएगा। इस अध्याय में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो ये कि सजीव क्या होते हैं। पहले तो आप ये जानो कि ये लिविंग्स किसे कहते हैं, कौन होते हैं जीवित जीव, कौन होते हैं निर्जीव। तो बचपन में आपने पढ़ चुका है, क्लास 9 छोटे में आपको बताया गया होगा कि जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने पर्यावरण को, वे सभी लिविंग्स होते हैं, यानी सजीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं। वे जो बोल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, खेल कूद नहीं सकते हैं, जो पर्यावरण को महसूस नहीं कर सकते, वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा है। ठीक है, अब कुछ बातें और जानेंगे साइंटिफिक रूप से जो आपको जानना चाहिए। सजीव में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सबसे पहला विशेषता होता है स्वप्रतिकृति करने में सक्षम हो। ये क्या होता है स्वप्रतिकृति करने में सक्षम? यानी अपने समान संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, ये सजीव का गुण होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, स्वनियमनकारी हो, यानी उसके शरीर में संचालित होने वाली समस्त क्रियाएं खुद ब खुद हों, कोई और ना उसे करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, कोई और मुझे नहीं कह रहा कि तुम बोलो, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने हाथ को कैसे भी मूव करा सकता हूँ अपने द्वारा। शरीर में बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं। ठीक, तो ये स्वनियमनकारी कहलाता है। दूसरा, सजीव विकासशील तंत्र होना चाहिए। विकासशील तंत्र होना चाहिए, यानी उसका शरीर विकसित होता रहना चाहिए और साथ ही साथ बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी होनी चाहिए। बाह्य उद्दीपनों के प्रति बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता होनी चाहिए। ये इतने मुख्य लक्षण हैं जो एक सजीव में होना चाहिए। ठीक है, यानी बाह्य उद्दीपन क्या है? पर्यावरण में तापमान कम हो रहा है तो हमें महसूस हो रहा है हमें गर्मी लग रही है। अगर पर्यावरण में तापमान कम है तो हमें ठंडी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें महसूस कर सकना, ये सजीवों का गुण होता है। इस प्रकार से हम एक सजीव का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं? एक सजीव का डिफिनीशन क्या दिया जा सकता है? तो आप कह सकते हो कि जीव स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी तथा विकासशील, परस्पर क्रियाशील तंत्र है। जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। अनुक्रिया की क्षमता रखता है। सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे मुख्य जो लक्षण है वो यही है कि बाह्य उद्दीपन को महसूस करना, हम अपने पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं, ये इसका सबसे मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जीव क्या है। जीव स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी, विकासशील, परस्पर क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया भी कर सकने की क्षमता रखता है। ये आप डेफिनेशन याद करिए तुरंत कि जीव क्या होते हैं। तो आप बताओगे जीव स्वप्रतिकृति यानी अपनी संख्या बढ़ा सकने में सक्षम है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। स्वप्रतिकृति, स्वनियमनकारी यानी स्वतः ही अपने शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होता है। विकासशील है यानी शरीर लगभग विकास होता रहता है उसके शरीर में।
परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है, यानी उसके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी गर्मी हो रही है तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, ठंडी होती है तो कपकपी आने लगता है, तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता भी रखता है, वो सजीव कहलाता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जैव विविधता। जीव जगत में विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो, आप अपने आसपास अकेला महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आसपास बहुत से अन्य जीव भी हैं, पेड़ है, जंतु हैं, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब घूम रहे हैं आपके आसपास। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये एक जाति दर्शाते हैं, जीवों की एक जाति दर्शाते हैं। जैसे कुत्ता जीव की एक जाति है। कुत्ता क्या है? जीव की एक जाति है। जाति यानी स्पेसीज। ठीक है। उसके बाद बिल्ली, बिल्ली भी क्या है? बिल्ली भी एक क्या है? जाति है, जीव की एक जाति है। गाय जीव की एक जाति है। भेड़ ये क्या है? जीव की एक जाति है। अपने आसपास आप पौधा देख रहे हो, पौधा भी क्या है? जीवों की एक जाति है। जीव की जाति है, यानी ये सब जीव हैं लेकिन अलग अलग जाति हैं। ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, तो ये स्पीसीज हैं अलग अलग। तो ऐसे ही दुनिया भर में बहुत से जीवों की जातियां पाई जाती हैं। उतनी जातियां पाई जाती हैं जिन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में आप देख भी नहीं सकते। हमारे पूरे पृथ्वी पर अगर आप देखो तो पृथ्वी पर क्या केवल गाय, भैंस, बकरी यही सब हैं? नहीं ना, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में मिलते हैं, शेर, चीता और हिरन, उसके बाद भालू, तो वो वहाँ पर पाए जा रहे हैं जो आप अभी वैसे भी नहीं देख पा रहे हो। ठीक इसी तरीके से बहुत से ऐसे जीव हैं जो जंगलों में हैं, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, ग्लेशियर्स के पास हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार नए नए जीवों की खोज करते रहते हैं। अब तो हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी है तो हम तो उनसे परिचय हैं कि ऐसे से ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई एक ऐसा जीव जिसके सर पे कैप लगा होता है, हैरी पॉटर वाला, तो क्या आप उसे समझ पाओगे? क्योंकि आप देखे ही नहीं हो। तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो लगातार जीवों की खोज करते रहते हैं, जंगलों में जाते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के कीड़ों की खोज करते हैं। तो अभी तक पृथ्वी पर समस्त जीवों की जो जातियां हैं वो कितनी हैं, साइंटिस्ट ने खोज रखी है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन जातियां, मिलियन जीवों की जातियां। यानी जीवों की इतनी जातियां अभी तक खोजी और वर्णित कर दी गई हैं, यानी खोज ली गई हैं और वर्णित भी की गई हैं कि इनका शरीर ऐसे होता है, ये चीज़ खाते हैं, वो चीज़ खाते हैं, तो खोजी भी गई हैं और उन्हें वर्णित भी कर दिया गया है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे जीव हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है। जैसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में एक जंगल है, बहुत भीषण जंगल, अमेज़न जंगल, जिसमें जाना अपने मौत को चुनौती देने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जीव रहते हैं, बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत से ऐसे जीवों की खोज हुई। अभी बहुत ऐसे जीव वहाँ पर पाए जा रहे हैं जिनकी खोज करना बाकी है। लगातार जीवों की खोज होती जाती है और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। फिलहाल आपके एनसीईआरटी जो कहता है वो ये कि अभी तक साइंटिस्टों ने पूरे पृथ्वी पर जीवों की कुल इतनी जातियाँ खोजी और वर्णित की हैं। आए समझ में? इतनी जीवों की जातियाँ हैं, यानी प्रकार हैं जीवों के। कुत्ता, बिल्ली, ये सब प्रकार हैं जीवों के, संख्या नहीं है। संख्या तो मिलियन, बहुत कई मिलियन में पहुंच जाएगी। मनुष्यों की संख्या देखो तो पता नहीं कितनी मिलियन केवल भारत में है। तो संख्या की बात नहीं की जा रही है, जीवों की संख्या की बात नहीं की जा रही है। जीवों के प्रकार कितना है, टाइप कितना है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी 4 हो गए, तो उसी तरीके से कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भालू, हिरन,
शेर, चीता 6, 7, 8, 9 हो गया। उसी तरीके से गिनते जाओगे तो 1.7 to 1.8 मिलियन प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है जैव विविधता, जीवों में विविधता। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, याद करिए। जैव विविधता क्या होती है? जीवों की विविधता, यानी पृथ्वी पर कोई एक अकेला जीव नहीं है, केवल मनुष्य नहीं है, बंदर भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है। तो ये बहुत सारे जीवों की विविधताएं हैं, जीवों की विविधताएं हैं, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसी को कहा जाता है जैव विविधता। तो पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं जीवों की। क्लियर बात है? अब देखो दूसरा टॉपिक जो आता है वो है आपका नामकरण। अभी हम यहीं पर रहेंगे, नामकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नामकरण क्या होता है? देखो अपने आसपास हम लोगों की भाषा क्या है? हिंदी है ना। अगर आप साउथ में जाओगे तो दक्षिण भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगर आप फॉरेन में जाओगे तो इंग्लिश बोली जाती है, चाइना में जाओगे चाइनीज़, जापान में जाओगे जापानीज़। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अपनी भाषाएं होती हैं। इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, हर जीवों का अपना एक लोकल नाम होता है। जैसे मैं बात करूं आलू का, तो अगर मैं बात करूं आलू का तो सिर्फ आप समझोगे आलू किसकी बात कर रहे हैं, हम आलू की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई फॉरेन जो भी ह्यूमन है वो क्या आलू को समझ पाएंगे? नहीं, वो कहेंगे इसको पोटैटो। क्या कहेंगे? पोटैटो। तो हम यहाँ पर किसी एक को एक लोकल नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ किसी दूसरी जगह पर उसे दूसरे नाम से जाना जाता है। देखो देश बदलोगे नाम भी बदल जाएगा। भारत में आलू को आलू कहा जाता है, अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में इसे पोटैटो कहा जाता है, नाम बदल गया। हम अगर भारत में ही बात करें तो भारत में ही कुछ जगह पर आलू को बटाटा कहा जाता है, आलू को कुछ जगह पर बटाटा कहते हैं। तो अब बताओ, अब आप जब कहीं जाओगे, मान लो महाराष्ट्र में चले गए, वहाँ पर बोले बटाटा, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो किसी भी जीवों का लोकल नाम अलग अलग होते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है समझने में कि वो किसकी बात की जा रही है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाओ, अगर आपसे बटाटा की कोई बात करे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि बटाटा क्या है, आपने तो आलू सुन रखा है। तो साइंटिस्ट ने एक नामकरण पद्धति खोजा जिसके माध्यम से पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की एक ही नाम रखा जाए, उसी नाम से वो पूरे विश्व में जाना जाए। इसे कहा जाता है नामकरण, नोमेनक्लेचर। आया समझ में? क्यों हम किसी जीवों का एक विशेष नाम देते हैं? अभी तक आपने पढ़ रखा है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, तो वैज्ञानिक नाम ही है नामकरण के अंतर्गत रखा जाता है। हर किसी का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है जिससे वो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए। अब आप यहाँ पर बोलो होमो सैपियंस तो भी मनुष्य कहलाएगा। अगर आप अमेरिका जाओगे कहोगे होमो सैपियंस तो भी वो समझ जाएंगे कि आप ह्यूमन की बात कर रहे हो। चाइना जाओगे वहाँ बोलोगे होमो सैपियंस, वहाँ पर भी समझ जाएंगे। तो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है हर जीवों की, ताकि हर जीवों की हम पहचान कर सकें, हर जीवों को एक नाम दिया जाए जिससे वो पूरे विश्व में पहचाना जा सके। ठीक, तो ये साइंटिस्ट के लिए है कि साइंटिस्ट हर जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखते हैं, वो ही नाम पूरे विश्व में प्रचलित होता है। नामकरण की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, उसी पद्धति के अनुसार ही जीवों का नाम रखा जाता है। कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार ही जीव का नाम रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारा नाम किसी ने विकास रख दिया तो भाई वो ऐसे ही रख दिया होगा, इसके पीछे कोई नियम थोड़े ना है कि विकास ही क्यों रखा, विकास का वाह इसके कारण रखा गया, का इसके कारण रखा गया, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। हम लोगों को तो कुछ भी नाम है, लेकिन वैज्ञानिक नाम किसी भी जीव का जैसे होमो सैपियंस रखा गया है तो इसमें भी कुछ वैज्ञानिक रूल्स हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी वैज्ञानिक नाम में। तो ये आपको समझ में आया कि नामकरण क्या है। किसी भी जीव का नाम रखना नामकरण कहलाता है।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतने सारे जीव हैं, भटक जाओगे। हर जीवों का अलग अलग अपना नाम होता है, लोकल नाम होता है, दूसरे देश में जाओगे दूसरे नाम से पहचाना जाएगा। तो हर किसी का एक ही वैज्ञानिक नाम हो, इसके लिए हम जीवों का नामकरण करते हैं। अब नामकरण कौन करता है? देखो, पौधों का नामकरण कौन करता है? सबसे पहले बात आती है पौधों का नामकरण कौन करता है। तो पौधों का नामकरण करता है ICBN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN है जो पौधों का नाम रखते हैं। जंतु का नाम कौन रखता है? जंतु का नाम, जंतु के नाम को रखते हैं ICZN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये रखते हैं जंतु का नाम, ये रखते हैं पौधों का नाम। यानी पौधे का नाम क्या होगा? जैसे आलू का नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है, तो कौन रखा? ICBN ने रखा। जंतु का नाम होमो सैपियंस, या मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का नाम क्या है? होमो सैपियंस, तो किसने रखा? ICZN ने। ठीक, ये संस्थाएं हैं जो इनका नाम रखती हैं। अब आता है कि आखिर ये नाम की पद्धति क्या है, कौन सा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। तो आता है द्विनाम नामकरण पद्धति, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग, द्विनाम नामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग ही जीवों का वैज्ञानिक नाम तय होता है। बात आती है कि ये पद्धति किसने डेवलप की थी। तो इस पद्धति का जो निर्माता थे वो थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये। इनका नाम आपको अगर एक बार भी नीट के एग्जाम में नाम मिला तो जो को वो हार जाएंगे। कैरोलस लिनियस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने ही द्विनाम नामकरण पद्धति दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दिया था, तो क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस। अब देखो इसके शब्द में ही क्या है, इसके शब्द में ही आ रहा है द्विनाम, यानी हर जीव के जो वैज्ञानिक नाम होगा उसके दो भाग होंगे। इस द्विनाम का मतलब होता है किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का दो भाग होता है, दो भाग होता है। जैसे द्विनाम नामकरण पद्धति में हम बात करें मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की, तो मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो यहाँ पर मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसके दो भाग हैं, एक है होमो, ठीक है, एक देखो ये है होमो और ये है सेपियंस। हम लोग साथ में कहते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो द्विनाम नामकरण पद्धति क्या कहता है कि हर जीव के दो भाग, हर जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा उसके दो भाग होंगे। द्विनाम नामकरण पद्धति क्या कहता है कि किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो भाग होंगे। पहला वाला भाग क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला वाला भाग प्रदर्शित करता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, इसको हिंदी में कहते हैं वंश नाम। और दूसरा वाला जो शब्द होता है वो प्रदर्शित करता है उसका स्पेसिफिक
एपिथेट, जिसे हिंदी में कहा जाता है जाति संकेत पद। जाति संकेत पद। याद करिए कि द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दिया था? द्विनाम नामकरण पद्धति दिया था कैरोलस लिनियस ने। इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का दो भाग होता है। वैज्ञानिक नाम का जो पहला भाग होता है वो उस जीव का वंश नाम प्रदर्शित करता है और दूसरा उस जीव का जाति संकेत पद को निर्देशित करता है। यानी किसी भी वैज्ञानिक नाम का पहला भाग जेनेरिक नेम प्रदर्शित करता है और दूसरा भाग स्पेसिफिक एपिथेट को प्रदर्शित करता है। अब ये क्या होता है वंश और जाति, अभी आप नहीं पढ़े हो। चलो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखो इतने सारे जीव हैं तो इन जीवों को पढ़ने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत हम उन जीवों को उनके लक्षण के अकॉर्डिंग 7 वर्गों में रखते हैं। वो 7 वर्ग कौन कौन से हैं? तो वो हैं जगत यानी किंगडम, उसके बाद आता है दूसरा संघ जिसे हम फाइलम कहते हैं, तीसरा क्लास यानी वर्ग, चौथा ऑर्डर यानी गण, उसके बाद फैमिली यानी कुल, और उसके बाद आता है वंश, और उसके बाद यानी जीनस, और उसके बाद जाति यानी स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7 वर्गों में जीवों को हम वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यहाँ पर किसी भी जीव का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, उसका पहला भाग यानी होमो जो लिखा है ना, वो उसका वंश प्रदर्शित करता है, वंश को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य का वंश कौन सा है? होमो वंश है। सैपियंस क्या दर्शित करता है? सैपियंस प्रदर्शित करता है उसकी जाति। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य की जाति कौन सी है तो सैपियंस जाति है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? तो ये है द्विनाम नामकरण पद्धति जिसमें किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं। याद करिए, पहला भाग उसका जेनेरिक नेम कहलाता है, दूसरा भाग उसका स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। जेनेरिक नेम वंश को प्रदर्शित करता है और स्पेसिफिक एपिथेट जाति को प्रदर्शित करता है। क्लियर बात? यहाँ पर देखो लिखा है जाति संकेत पद, यानी उसका जाति है। क्लियर? अब किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम जो हम लिखते हैं उसको लिखने का कुछ रूल होता है, हम उस रूल को जानेंगे। जैसे आपने मनुष्य का पढ़ा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है। अगर हम बात करें आलू का, तो आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। बात करें हम आम का जो इस समय चल रहा है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो आप अभी 3 एग्जाम्पल से समझो। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं, ये बात आपने समझ लिया। पहला भाग उसके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा भाग उसके जाति को प्रदर्शित करता है। किसी भी वैज्ञानिक नाम का पहला भाग क्या कहलाता है? वंश नाम कहलाता है, यानी जेनेरिक नेम कहलाता है। इंग्लिश भी याद करेंगे, जेनेरिक नेम कहलाता है। और दूसरा भाग जो होता है वो जाति संकेत पद कहलाता है, यानी स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है, जो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। इतनी बात क्लियर? अब देखो रूल्स क्या क्या हैं। पहला रूल, किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिखने का पहला रूल है कि वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। किस भाषा में होना चाहिए? लैटिन भाषा में। ये सब कभी आपने शब्द सुना है अपने भारत में? मैंजीफेरा, सोलेनम, ट्यूबेरोसम, होमो सैपियंस, ये सब कभी सुना? नहीं, लैटिन वर्ड है ये सब। हर जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन वर्ड में ही होना चाहिए, चाहे उसकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो। इंडिया का भी अगर कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो उससे मतलब नहीं, उसका वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, यानी आम का जो मूल माना जाता है वो भारत माना जाता है। भारत में सबसे पहले आम विकसित हुआ था, तो इसलिए उसको इंडिका लिखा गया। इंडिका मतलब इंडिया, लेकिन फिर भी यहाँ इंडिया शब्द नहीं लिखा गया। इंडिया का लैटिन वर्ड दिया गया है इंडिका। तो यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक नाम होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। पहला रूल तो ये आपका ये होगा, इसको याद करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि किस भाषा में होता है वैज्ञानिक नाम? लैटिन भाषा में होता है। और जब भी हम इसको लिखते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा, बुक में भी आपने देखा होगा
कि ये कैसा लिखता है, तिरछा लिखा होता है, तिरछा। छपाई में भी लिखते हैं इसे तिरछा। अभी देखो मैंने सीधा लिख दिया है, ये मेरी गलती है। अब मैं इन सभी को सुधारूंगा, सारी गलतियों को आपको करके दिखाऊंगा। देखो इसको लिखते हैं ऐसे, होमो सेपियंस, ठीक है। उसके बाद आलू का सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसके बाद आम का मैंजीफेरा इंडिका। तिरछा लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम हमेशा तिरछे लिखे जाते हैं, ये भी एक रूल है, तिरछा लिखा जाता है। दूसरा रूल, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का जो पहला पद होता है, पहला पद वो क्या होता है, उसका वंश होता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, उसका जाति होता है। तो देखो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम का पहला पद वंश होता है और दूसरा पद उसका जाति होता है, ये बात याद करिए। तीसरा नियम जो आता है वो है कि जब हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हाथ से लिखते हैं, जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, रेखांकित करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी जीव का नाम हाथ से लिखते हैं वैज्ञानिक नाम, तो इनको अलग अलग ऐसे अंडरलाइन करते हैं, इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग अंडरलाइन, ठीक है। दोनों शब्दों को हम अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि हम हाथ से लिखते हैं तो, अगर हम प्रिंट करते हैं तो हम किसी भी, या हम टाइप करते हैं अगर हम किसी भी वैज्ञानिक नाम को, तो हम इसे इटैलिक फॉर्मेट में रखते हैं, इटैलिक फॉर्मेट। अब ये इटैलिक फॉर्मेट क्या होता है, आप लोग कंप्यूटर नहीं चलाए हो तो नहीं जान पाओगे। मैं बता दूं, जैसे कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं तो उसमें, जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो उसमें ए ऐसे लिखता है, उसमें कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है जिसमें हम इटैलिक सेलेक्ट करते हैं, अगर कंट्रोल आई दबाकर तो वो इटैलिक हो जाता है। तब अगर हम ए को लिखेंगे तो ए ऐसे लिखेगा, तिरछा लिखता है। तो तिरछा लिखने का फॉर्मेट ही कहलाता है इटैलिक फॉर्मेट। तो जब हम प्रिंट करते हैं या टाइप करते हैं तो इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों जो शब्द हैं, वंश का नाम और जाति का नाम, दोनों को हम अलग अलग रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। 3 नियम हो गए। चौथा नियम क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है, यहीं पर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों शब्दों में पहला शब्द क्या होता है, वंश ना। पहला शब्द को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर यूज करते हैं, कैपिटल लेटर में। तथा दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द क्या बताता है, दूसरा शब्द वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द क्या बताता है, जाति को बताता है। तो उसको हम को कैसे लिखते हैं, हम छोटे अक्षर में यानी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पहला शब्द क्या है, वंश बताता है, वंश का नाम, जेनेरिक नेम। इसका देखिए पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर कैसे है, कैपिटल है। दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल है। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि किसी भी वैज्ञानिक नाम का, जैसे मान लो होमो सैपियंस है तो ऐसे लिख दो,
होमो और सैपियंस ऐसे नहीं लिखा जाता, याद रखना, इसको हमेशा स्मॉल लिखेंगे। जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल होगा, और जो पहला शब्द है वो हमेशा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये चौथा नियम है, हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये सब नियम है वैज्ञानिक नाम लिखने का, तो कभी भी गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आपने जाना कि द्विनाम नाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं, एक है जिसे हम जेनेरिक नेम या वंश नाम कहते हैं, दूसरा है जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट या जाति संकेत पद कहते हैं। आपने नियम पढ़ा, क्या 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 नियम होते हैं वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए। तो पहला जो शब्द होता है वो वंश को बताता है, दूसरा शब्द होता है वो जाति को बताता है। पहले शब्द की अगर हम बात करें तो पहले शब्द अगर हम रूल की बात करें तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे, लैटिन भाषा में होने चाहिए, तिरछे लिखे होने चाहिए। दूसरा कहता है कि पहला पद जो है वो वंश का नाम होना चाहिए और दूसरा जाति का नाम होना चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं करिएगा कि इसको पहले और इसको बाद में लिखिएगा, नहीं, पहले जाति फिर वंश, पहले वंश फिर जाति लिखेंगे। तीसरा कहते हैं जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। और चौथा ये कहता है, अच्छा तीसरे में ही ये बताया जाता है कि प्रिंट करते हैं या टाइप करते हो तो इटैलिक फॉर्मेट में यानी तिरछा प्रिंट किया जाता है। और चौथा नियम ये कहता है कि किसी भी वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द है उसका पहला लेटर अक्षर वो कैपिटल में होगा और दूसरे शब्द का पहला लेटर स्मॉल में होगा, ऑलवेज। क्लियर है बातें? अब एक और नियम है, वो नियम क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे आम का साइंटिफिक नेम आपने पढ़ा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक, मैंजीफेरा इंडिका। कुछ दिखाई दिया? कुछ गड़बड़ है इसमें? हाँ जी, मैंने क्या कर दिया? कैपिटल लिख दिया। यहाँ पर ये कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, हमेशा ये स्मॉल में होगा, इंडिका। अच्छा दूसरी गड़बड़ी क्या दिखी? हाथ से लिखे हैं, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, बाकी आपका तिरछा लिखा ही हुआ है। अगर किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के आगे अगर एब्रीवेटेड फॉर्म में आए, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप का मतलब है कि कुछ लिखा हो और वहाँ पर ऐसे डॉट हो, तो डॉट क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। जैसे आप गवर्नमेंट के बारे में आप देखोगे तो गवर्नमेंट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, या ऐसे नहीं, GOVT ऐसे लिखते हैं ना गवर्नमेंट को। तो आप इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट का संक्षिप्त रूप है ये। अगर आप इसको फुल फॉर्म लिखोगे तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका फुल फॉर्म होगा गवर्नमेंट। तो ये जो डॉट होता है वो क्या दर्शाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप। तो अगर किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के आखिरी में कोई संक्षिप्त रूप ऐसे मिले या एब्रीविएटेड फॉर्म मिले तो वो क्या दर्शाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म दर्शाता है उस वैज्ञानिक के बारे में, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सबसे पहले इस जीव का वर्णन किया, उसका नाम दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। अगर किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के आगे एब्रीविएटेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप इस तरह से दिखे मिले तो इसका मतलब होता है कि वो उस वैज्ञानिक का नाम है। लिन का मतलब है लिनियस, पूरा नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। तो लिनियस है यहाँ पर, वो नहीं रहेगा, सॉरी, लिनियस, कैरोलस लिनियस। तो यहाँ पर लिन का मतलब है लिनियस, लिन का मतलब है लिनियस। तो लिन क्या दर्शाता है? उस वैज्ञानिक का नाम, कैरोलस लिनियस, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सबसे पहले इसका वर्णन किया। तो कैरोलस लिनियस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मैंजीफेरा इंडिका का वर्णन किया, इसीलिए इसके नाम के आगे लिन लिखा जाता है। क्लियर है बातें? बस आज का टॉपिक इतना ही था जिसमें आपको बताया गया कि सजीव क्या होते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, जैव विविधता क्या होती है, नामकरण कैसे करते हैं जीवों का, इन सभी के बारे में बताया गया। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। 4 नियम हैं
एक एब्रीवेटेड वाला नियम है, यानी कुल 5 नियम है नामकरण के, याद कर डालिए। तो अब आप बताएंगे वो चारों नियम, और जो 5वां आपको एक और एब्रीवेटेड फॉर्म वाला बताएगा वो भी बताएंगे। पहला नियम क्या था? जीव विज्ञान का वैज्ञानिक, जीवों का वैज्ञानिक नाम किस में होना चाहिए? लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए, तिरछा। दूसरा, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द है वो वंश को बताता है और दूसरा शब्द जाति को बताता है या जाति का होना चाहिए। तीसरा नियम क्या है? जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसे तिरछा लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, और अगर हम प्रिंट करते हैं या टाइप करते हैं तो उसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। चौथा जो नियम है वो है कि जब हम किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहले शब्द का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लिखते हैं। इतनी बातें आपने समझी। उसके बाद आखिरी जो नियम था वो ये कि किसी भी वैज्ञानिक नाम के आगे अगर कोई एब्रीवेटेड फॉर्म या संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है तो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने उसका सबसे पहले वर्णन किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको ध्यान आ गया तो बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो होमो सैपियंस, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सैपियंस किसी वैज्ञानिक का नाम है, नहीं। देखो यहाँ पर कोई मैंने डॉट नहीं लगाया, देखो क्या मैंने यहाँ पर कोई डॉट लगाया है? नहीं ना, यहाँ पर डॉट है। जब डॉट लगा होगा तब आप कहेंगे कि वो वैज्ञानिक का नाम लिखा है। अगर डॉट नहीं लगा है तो ये जानते हैं क्या होता है? ये होता है सब स्पीसीज, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, जब आप BSc MSc पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाता है। तो सब स्पीसीज कहलाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप जाने रहिए कि आप गलती ना कर बैठो कि अगर कभी होमो सैपियंस लिखा है, अब देखो ये यहाँ पर क्या है? ये जीनस है यानी वंश है, ठीक है, और ये क्या है? स्पीसीज यानी क्या है? जाति, और ये यहाँ पर क्या है? सब स्पीसीज यानी उपजाति। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर डॉट नहीं लगा है तो वो उपजाति होता है, और डॉट लगा है तो वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने सबसे पहले उसका वर्णन किया है। सारी बातें क्लियर हैं? यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जितना भी पढ़ा रहा हूँ। बड़ी मेहनत लग रही है इसको पढ़ाने में, आपको हमसे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। क्लियर बातें? आइए अब आते हैं PDF नोट पर। देखिए आपका जो अध्याय 1 का PDF है आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें लिखी हैं, सब NCERT का ही कंटेंट है। सजीव के बारे में लिखा है कि सजीव क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सजीव स्वप्रतिकृति करने वाला, स्वनियमनकारी, विकासशील, परस्पर क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। जीव जगत में विविधता के बारे में बताया गया कि प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जानवर जो भी आप देखते हो वो क्या डिनोट करता है? वो एक जाति का प्रतीक है, एक जीव के जाति का प्रतीक है। अब तक ज्ञात पृथ्वी पर कुल कितने ज्ञात और वर्णित जातियों की संख्या है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, यानी 1.7 to 1.8 मिलियन जातियों को अभी तक खोजा और वर्णित किया गया है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं, ठीक है, यही जैव विविधता कहलाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं, हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि हम यहाँ पर इसे आलू कहते हैं, तो कहीं इसे पोटैटो कहा जाता है, कहीं इसे बटाटा कहते हैं, तो हम इसे स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदल सकते हैं, यानी हमारे भारत में ही आलू का नाम कई सारे हो सकते हैं, विदेश में अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि हमने कोई ऐसा विधि नहीं निकाला कि जिसके द्वारा हम किसी एक जीव के विषय की चर्चा करें तो वह दुविधापूर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर तो कर लीजिएगा, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला ना कि आप बटाटा क्या होता है, तो आप कभी सुने ही नहीं हो तो बता ही नहीं पाओगे। आलू कह दूंगा तो आप समझ जाओगे कि आलू की बात हो रही है। तो वही बात है कि ये भ्रमकारी स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम रखना बड़ा जरूरी था। इसीलिए आया नाम पद्धति, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। मैंने बताया ना, हर एक जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा गया है। जितने भी ज्ञात वर्णित जीव हैं, जैसे मनुष्य हो गया, आम, कुत्ता, बिल्ली, सबके वैज्ञानिक नाम हैं। तो सबके आपको याद नहीं करने हैं। हमने देखा है कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि दुनिया कहीं से किताब में पा गए 2-4 पन्ना वैज्ञानिक नाम, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर उसको याद करेंगे। ये सब बकवास फालतू का मत करना। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना है बायोलॉजी में, कहीं से भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, ना लिखनी है। जितना आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो उतना ही पढ़ना है। वैज्ञानिक नाम दुनिया भर के 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, कितना याद रख पाओगे?
नहीं कर पाओगे ना, तो ये फालतू बात मत करिएगा। उतना ही करिए जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मैंगो आम का दिया गया है, याद करना है। मनुष्य का दिया है, याद करना है। शेर, चीता, बाघ, जितना भी दिया गया है एनसीईआरटी में उतना तो आपको याद करना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी का एक वैज्ञानिक नाम देना आवश्यक हो गया, जिससे विश्व भर में उसे उसी नाम से जाना जाए। जैसे आम का नाम क्या है वैज्ञानिक नाम? मैंजीफेरा इंडिका। अगर मैं इस नाम से इंडिया में किसी साइंटिस्ट के सामने बोल रहा हूँ मैंजीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएंगे हम आम की बात कर रहे हैं। हम अगर जर्मनी में जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका किसी साइंटिस्ट के सामने, तो वो भी समझ जाएगा कि आम की बात कर रहे हैं। अगर हम जापान में जाते हैं, चीन में जाते हैं, तो कोरिया में जाते हैं, कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में जाते हैं और अगर हम मैंजीफेरा इंडिका बात करते हैं किसी साइंटिस्ट से, तो वो समझ जाएगा कि हम आम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम का पूरे विश्व में साइंटिफिक नेम एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन अपने मार्केट के ठेले पे मत कहना मैंजीफेरा इंडिका दे दो, मार देगा। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिस्ट जानते हैं इस बात को, ठीक है, आम आदमी नहीं। अब कह रहे हैं कि नामकरण कब संभव है? देखो, नामकरण, जीवों का नामकरण तभी संभव है जब उस जीव का वर्णन, पहचान, ये सभी सही से हुआ हो। तो नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। अब मैंने बताया कि पौधों के लिए कौन है जो पौधों का नाम रखता है। तो पौधों के लिए जो नियम और कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है, यानी ICBN है जो पौधों के वैज्ञानिक नाम को रखते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जंतुओं के नामकरण कौन रखता है? तो ये रखते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैज्ञानिक नाम का यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। ऐसा ना हो कि हम मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर जानते हैं, जर्मनी में उसका कोई और साइंटिफिक नेम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में एक ही नाम होना चाहिए, ये गारंटी होना चाहिए। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जैसे मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो ऐसा ना हो किसी और फल का नाम मैंजीफेरा इंडिका रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको आप बताइए कि ICBN क्या प्रदर्शित करता है। तो ICBN प्रदर्शित करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नेचर, गलत। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल सही, बी। अगला टॉपिक आपका द्विपद नाम पद्धति, यानी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, याद कर लीजिए। द्विनाम नाम पद्धति सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इनके अनुसार प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला वंश नाम, दूसरा जानती संकेत पद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तो देखिए 2 पद हैं, एक मैंजीफेरा, दूसरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद में है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, इंडिका विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति को निरूपित करता है। नाम पद्धति लिखने के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम क्या है कि नाम हमेशा लैटिन भाषा में होना चाहिए और तिरछा अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उसका भाषा लैटिन ही होना चाहिए। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम यानी जीनस होता है और दूसरा नाम जातिपद यानी सब स्पीसीज का होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, और अगर हम छपाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, तो हम इटैलिक फॉर्मेट में तिरछा लिखते हैं। पहला अक्षर जो वंश का नाम बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भेजे में नोट करिएगा, कॉपी में तो लिखा हुआ है। किसी भी वैज्ञानिक नाम का जो पहला शब्द है, पहला अक्षर नहीं, पहला शब्द जो वंश का नाम बताता है बड़े अक्षर में होना चाहिए। जैसे देखिए मैंजीफेरा में मैंजीफेरा पहला शब्द है, इसका पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, बड़े अक्षर में। और दूसरा जो जाति संकेत पद है, दूसरा शब्द, उसका पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। देखिए एब्रीवेटेड फॉर्मेट, डॉट लगा है ना, तो संक्षेप में लिखते हैं। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले इस जाति का वर्णन लिनियस ने किया था। क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि नीचे दिए गए 4 कथनों A से D का अध्ययन कीजिए और उनमें से 2 सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कह रहे हैं जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। ये शायद आपने नहीं पढ़ा है। जो चीज़ें नहीं पढ़ा है उस पर ज़्यादा दिमाग मत खपाइएगा। ये क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं क्योंकि पूछे गए थे, थोड़ा बहुत याद कर लेना, मर्जी का है, नहीं छोड़ना छोड़ दीजिए, आएगा नहीं अब। जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी, बिल्कुल सही बात है।
प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, गलत बात है। ये क्वेश्चन वैसे यहाँ पर होना नहीं चाहिए क्योंकि ये हट चुका है, ये टॉपिक ही हट चुका है, ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है, ये नीट के लिए है। द्विनाम नाम पद्धति तंत्र आर.एच. विट्टेकर ने दिया था, गलत बात। आप अभी पढ़े हो कि द्विनाम नाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ये गलत है। एक कोशिकीय के जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, दो सही कथन, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों पॉइंट सही है, ए और डी, ऑप्शन डी। अब ये आप नहीं कर पाए होगे क्योंकि ये टॉपिक पहले वाले एनसीईआरटी में था जो आपको नीट में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। मर्जी हो तो देख लो और नहीं मर्जी हो तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं टैक्सोनॉमी का पितामह किसे माना जाता है? तो अभी आप टैक्सोनॉमी भी आप में से हट गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। टैक्सोनॉमी का पितामह भी कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है। द्विनाम नामकरण पद्धति का सुझाव किसने दिया था? आपको याद हो गया होगा, कैरोलस लिनियस, ठीक है, कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम है कैसा होना चाहिए? दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम, गलत बात। द्वि का नाम है, द्विपद नाम है, तो मतलब कि दो शब्द होने चाहिए। दो नाम, एक लैटिन और दूसरा व्यक्ति का नाम, गलत बात। दो नाम एक वैज्ञानिक, गलत बात। एक जेनेरिक नाम हो और दूसरा स्पेसिफिक नाम हो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कह रहे हैं एक जेनेरिक नाम हो, एक वंश का नाम हो, दूसरा जाति का नाम हो, ठीक, ऑप्शन डी। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा ये एक चावल का नाम है, चावल के वैज्ञानिक नाम है। इसमें कह रहे हैं सटाइवा किसे प्रदर्शित करता है? सटाइवा किसको प्रदर्शित करता है? बताइए जल्दी से। देखिए ओराइजा क्या है? ओराइजा तो वंश बता रहा है ना, और सटाइवा क्या बताता है? जाति। अभी आपने पढ़ा है कि किसी भी वैज्ञानिक नाम में दो भाग होते हैं, एक वंश बताता है, दूसरा जाति बताता है, ऑप्शन देख लीजिए। विशिष्ट नाम, विशिष्ट एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, बी। यहाँ पर जाति का नाम लिखा है लेकिन यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जाति को तो बताता है, प्रदर्शित किसको करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर सही से क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है, गलत कर दिया है यहाँ पे। अब देखो इसको क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, ठीक है, हालांकि होना चाहिए वो भी सही, जाति का नाम भी तो बताता है। स्पेसिफिक एपिथेट इसे कहते हैं जाति संकेत पद। तो दूसरा जो शब्द है वो किसको बताता है? जाति संकेत पद या विशिष्ट एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, अर्थात जिसका सही वर्णन भी किया गया है, वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तब कर पाओगे जब आप क्लास 12 भी पढ़ ले जाओगे, ये नीट का है। देखो मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका होता है मक्खी का नाम, घरेलू मक्खी का नाम, तो यहाँ पर घरेलू छिपकली कह दिए हैं, तो गलत बात है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक प्लाज्मोडियम है, मतलब सॉरी प्रोटोजोआ है जो उसके कारण मलेरिया रोग होता है, तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआन, जो रोगजनक मलेरिया रोग होता है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नामकरण के विश्वव्यापी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। देखो नियम अब आ गया, आपने 4 नियम पढ़े हैं, 4 नियम में से देखो कह रहे बायोलॉजिकल नाम का प्रथम पद जीनस को दर्शाता है, सही बात है। बायोलॉजिकल नाम का प्रथम जो पद होता है वो जीनस यानी वंश को बताता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा करिए। देखिए यहाँ पर वंश नहीं दिया, जीनस दिया गया है। प्रथम शब्द जो जीनस को दर्शाता है वो बड़े अक्षर से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, मैंजी फेरा इंडिका, तो इसमें प्रथम पद का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, सही बात है। बायोलॉजिकल नाम के दोनों शब्दों को हाथ से लिखने पर अलग अलग रेखांकित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ढूंढना क्या है? गलत कथन। तो बायोलॉजिकल नाम सामान्यतः ग्रीक भाषा में, गलत बात। बायोलॉजिकल नाम किस भाषा में होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए, तो ऑप्शन यही गलत हो गया, डी। ठीक, बस आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हम कैसे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो आपके पृथ्वी पर हैं उनको पढ़ने के लिए सुविधाजनक रूप से उनको कैसे वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। बस आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे के टॉपिक को बताया जाएगा। थैंक यू।